नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी बुखार के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रियाज, जैसे कि बात हो रही थी बुखार के बारे में और आपने बताया था CBC एक बहुत अहम टेस्ट है, लेकिन उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक मुआलिजी बेहतर तौर पर बता सकता है कि जो बुखार में टेस्ट करवाया गया है उसका क्या नतीजा है जी। लेकिन इसी हवाले से मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे ख़त्ते में मलेरिया भी एक बहुत आम पाया जाने वाला मर्ज़ है, अक्सर व बेशतर लोग CBC के साथ MPP भेज देते हैं, जो कि एक मुनासिब प्रैक्टिस है। ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज़ अपने तौर पर भी जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो MP दे आते हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके हवाले से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसे मामला भी होते हैं जिसमें MP इतना फ़ायदेमंद ना रहता हो, या कौन सा बेहतरीन वक्त है बुखार की कैफियत में या जब बुखार लाहक हो कि MP के लिए खून लिया जाए? देखिए, सबसे बेहतर वक्त तो वो है जिस वक्त मरीज़ को सर्दी लग रही हो और उस वक्त जाड़े के साथ में बुखार आ रहा होता है, तो वो सर्दी का वो वक्त सबसे ज़्यादा हो गया। उस वक्त सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो मलेरियल पैरासाइट के ब्लड में होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसके अलावा भी मलेरिया की तो हाँ किसी और वक्त भी कर लिया जाए तो ठीक है, उसमें तो वो डिटेक्ट तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम होती है कि फिल्म में बनाने में। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ज़रूरत नहीं होती। जब नहीं होती ज़रूरत, ये जहाँ सस्पेक्ट नहीं करते कि मलेरिया होगा, वहाँ नेचुरली आपसी के उसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वो नेगेटिव ही रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे पहले भी जिक्र आया प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट काउंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इसी हवाले से एक चीज़ और जो मुझे अक्सर व बेशतर जिसका सामना करना पड़ता है वो ये है कि बुखार के अंदर प्लेटलेट काउंट अगर थोड़ा सा भी कम हो, कमी बेशी उसमें, मरीज़ को फ़ौरन ये अंदेशा लाहक हो जाता है कि जो बुखार उसको है वो डेंगू ही है, जो कि गलत अंदेशा है। सही। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए और इसके अंदर कितनी कमी बेशी काबिल बर्दाश्त होती है? और एक और अहम बात ये कि क्या हर वो बुखार जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट गिरता है डेंगू ही होता है? सही। देखिए, प्लेटलेट काउंट, एक नॉर्मल काउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 लाख और कम से कम 1.5 लाख या 1,50,000 तक होता है, इसकी रेंज में रहता है। हाँ, अगर किसी वजह से डेंगू या किसी वायरल फीवर के, हाँ इसलिए कि वायरल फीवर में ड्रॉप हो जाते हैं कुछ, तो इसमें डेंगू भी बेशक एक वायरल फीवर है, उसमें कम होंगे। कुछ और दूसरे भी बुखार होते हैं जिसमें ये कम हो रहे होते हैं। तो कम होते हुए अगर 100,000 तक या 1 लाख तक के पहुंचते हैं, तो उससे कम अगर होने लगते हैं तो एक तशवीश वाली सूरत हाल होती है। कहा जाता है, जो कि प्रोटोकॉल है, वो कहते हैं ये कि मरीज़ को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए अगर 1 लाख से कम होता है जी। लेकिन हम देखने में आता है कि उमूमन जब तक 50,000 सेल्स तक होता है, लोग हॉस्पिटलाइज हमारे यहाँ उमूमन नहीं होते। उसकी वजह माशरती भी है, मेरे ख्याल से। माशरती है, हमारे यहाँ इतने वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं और बर्डन फिर बढ़ जाता है हॉस्पिटल्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। इसलिए कि जो अलामतें या जो कुछ भी डेंगू के मुतालिक हैं, इलाज तो उसका कोई ख़ास है नहीं, सिवाय इसके कि हमें पानी या हाइड्रेशन की जाती है, पानी को बढ़ाया जाता है, उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की तवज्जो की जाती है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा। और जो साथ में पेचीदगियाँ हो रही होती हैं उनको जिस हद तक मुमकिन हो, वो जो पेचीदगियाँ हो रही होती है उसको समझने के लिए, वो जो भी पेचीदगी सामने आ रही होती है उसको जो है उस हिसाब से आप इलाज करते जाते हैं, उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। और इसकी बेशक एक मियाद होती है। डेंगू की एक अपनी एक मियाद है जो कि कम से कम 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन है। उमूमन 4 से 7 दिन तक का इसका एक फ़ेज़ रहता है और उसके बाद में ये रिज़ॉल्व हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। एक किस्म डेंगू की है जो कि हेमरेजिक कहलाती है, वो डेंगू के हवाले से बात डेंगू के हवाले से ज़रा लंबी हो जाती है जी। लेकिन ये कि वो सिर्फ एक ही किस्म है जिसमें कि वो खून का निकलना शुरू होता है, तो वो कहीं ना कहीं से उसकी अलामत मिल जाती है, दांत से खून आना, नाक से खून आना, या कहीं स्किन के ऊपर कहीं कोई ब्रूजेस पड़ जाना है, जैसे नील पड़ रहे होते हैं, रेड स्पॉट से महसूस होने लगते हैं, तो वो कुछ अलामतें मिलने शुरू हो जाती हैं, तो उसके मुताबिक फिर उसको चेक किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार एक और मौके पर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बन जाता है, वो है वो वक्त जब सर्जरी हुई होती है कोई बड़ी। अमूमन ऐसा देखा गया है कि
कोई भी बड़ी सर्जरी जब होती है तो उस रात को बुखार की कैफियत तारी होती है मरीज़ के ऊपर या रिकवरी के फेज़ में। ज़्यादातर मरीज़ अपने तौर पर ये समझ बैठते हैं कि ये जो बुखार हो रहा है ये किसी इन्फेक्शन की अलामत तो नहीं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में इन्फेक्शन किस तरह से ज़ाहिर हो सकता है और उसमें होने वाला बुखार कितने अरसे बाद ज़ाहिर होता है? दूसरी अहम बात ये कि ये जो बुखार आता है अमूमन बड़ी सर्जरी के बाद रात में, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक मरीज़ ऑपरेशन से गुज़र के आया है, बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से या वो रिकवरी फेज़ की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है जी। और मुमकिन है इसकी वजह इन्फेक्शन ना हो, वही उसकी रिकवरी फेज़ कहलाएगा या फिर स्ट्रेस की एक रिएक्शन के तौर पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है जी। और इन तमाम अगर इसका अगर रेशो निकाला जाए तो सिर्फ 40% ऐसे बुखार होते हैं जिनमें के कोई इन्फेक्शन मिलता है, लेकिन 60% में कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई क्लू नहीं मिलेगा। पहली रात में उमूमन बुखार जो है वो स्ट्रेस की ही वजह से होता है और जो कि उमूमन 2-3 दिन में जाकर के आराम से सेटल हो जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इस बुखार की, बुखार जो है जो सर्जरी की बात होता है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, लो ग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें शिवरिंग नहीं होगी, बॉडी एक्स वगैरह तो वो वैसे ही सर्जरी के इतने हो रहे होते हैं कि आपको ख्याल ही नहीं रहता। अच्छा, इसी तरह से जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से जो बुखार होता है उसके साथ कोई ख़ास अलामतें होती हैं जिसके साथ वो बुखार ज़ाहिर होता हो, जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि ये बुखार इन्फेक्शन का है या नहीं, और कितने अरसे बाद इस तरह का बुखार ज़ाहिर हो सकता है? देखिए, इन्फेक्शंस तो हाँ, बुखार की हर एक की कोई ना कोई एक अलामत ज़रूर होती है। कहीं कोई दर्द हो रहा होता है, कहीं जिस्म में किसी भी हिस्से में अगर कोई दर्द है तो वो एक आपको अलामत मिल जाती है या उस जगह पे मिल जाती है। फिर साथ में हम कुछ, एक तो फिज़िकल एग्जामिनेशन पे कुछ मालूमात हासिल हो जाती हैं, दूसरी है कि कुछ खून के या ब्लड के सीरोलॉजी से या सीबीसी चेक करने से उससे भी कुछ अलामतें हमें मिल जाती हैं, तो आगे जिसको इलाज में उसके हमें मददगार साबित होती हैं। बुखार की अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। एक तो बुखार मुस्तकिल हुआ, गर्मी के साथ में हुआ, या साथ में जिस्म में दर्द होना वो, और जिस्म पे किसी किस्म के निशानात आने, कोई रैशेस वगैरह का डेवलप होना, ये चीज़ें साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी के बाद जो रिकवरी फेज़ होता है उसके दौरान भी बुखार हो सकता है। आमतौर पे जो रात को सर्जरी की आता है बुखार वो वही होता है, लेकिन इसी तरह से सर्जरी के बाद का सबसे बड़ा सवाल जो मरीज़ों का ये होता है कि वो जगह जहाँ पर सर्जरी की गई है, वो ज़ख़म जो है उसके अंदर तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा। इस तरह का इन्फेक्शन किस तरह के बुखार के साथ ज़ाहिर होता है और अमूमन इन्फेक्शन की बिना पर, सर्जिकल साइट के इन्फेक्शन की बिना पर बुखार कितने अरसे बाद आता है? देखिए, ये उमूमन 48 घंटे में जो है ना ये फ़ीवर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और फिर वो जो जिस जगह पे ऑपरेशन हुआ है उस जगह पे कुछ लोकल निशानात मिल जाएंगे, सुर्खी आने लगती है, थोड़े अरसे में कुछ पस का डिस्चार्ज मिल जाएगा और ज़ख़म से थोड़ा सा कुछ डिस्चार्ज वगैरह ऐसी अलामतें मिल जाती हैं, और दूसरी अलामतें साथ में बुखार की भी मिल जाती हैं, जिससे डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इन्फेक्शन वाली साइट हो रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक से वापस आकर बुखार के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।